ससुराल में प्रेग्नेंट बहू का पहला रक्षाबंधन। शादी के बाद निहारिका का पहला रक्षाबंधन था। निहारिका रक्षाबंधन को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। उसने बहुत सारे अरमान और बहुत सारा प्यार अपने भाई के लिए संजो के रखा था। लेकिन निहारिका 8 महीने की गर्भवती थी, जिस वजह से उसकी सास ममता उसे उसके मायके जाने से मना कर देती है, जिस पर निहारिका उदास हो जाती है। उसकी उदासी देखकर सास उसे समझाते हुए बोलती है, क्या हो गया बहू, देख रही हूँ जब से मैंने तुझे मायके जाने से मना किया है तब से तू बहुत उदास रहती है। बहू, ऐसे दिनों में लड़की को खुश रहना बहुत जरूरी है, तब जाकर उसका बच्चा स्वस्थ पैदा होता है। अगर तू उदास रहेगी, खुश नहीं रहेगी तो इसका असर बच्चे पर बुरा पड़ेगा। अब बताओ ना माँ, मैं क्या करूँ, कैसे खुश रहूं? मेरा एक भाई है और ये मेरी पहली राखी है। हर लड़की शादी के बाद अपनी पहली राखी पर अपने मायके जाती है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सम्मान लेकर आती है और अपने भाई को बहुत प्यार करती है और राखी बनाती है। मेरी राखी तो ऐसे ही जाएगी ना माँ जी इस बार। मैं तेरी बात बिल्कुल समझ रही हूँ, लेकिन अब तू बता कि तेरा 8वां महीना लग चुका है। सारी चीज हालात के हिसाब से ही होती है। अभी जो हालात है वे ऐसे नहीं है कि मैं तुझे मायके जाने दूं। अगर रास्ते में कुछ ऊंच नीच हो गई तो मैं क्या करूंगी बहू? त्योहार तो हर साल मनाना है, लेकिन अभी जो चीज है उसे देखना हमारी जिम्मेदारी है या नहीं है? बस यही रीजन है माँ जी, जिस वजह से मेरे को अंदर से खुशी नहीं मिल रही है। अब माँ जी, मैं इस बारे में कोई बातचीत नहीं करूंगी। मुझे अपने मन को ठीक ही करना है, मैं नहीं जाऊंगी। और आपके साथ साथ तो मेरे पति ने भी मुझे मना कर रखा है कि मैं अपने मायके नहीं जाऊंगी, तो यही सही। लेकिन अब से आप लोग मुझे ना खाने के लिए बोलोगे ना दवाई के लिए बोलोगे। मेरा जब दिल करेगा तो मैं खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। सास को गुस्सा आता है और वह भी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही शाम को निहारिका का पति अर्जुन आता है। सास अपनी बेटी को निहारिका की सारी बातें बताती है कि निहारिका ने खाना पीना और दवाई सब कुछ छोड़ रखा है। ये सारी बातें सुनने के बाद अर्जुन को गुस्सा आता है और वह गुस्से में अपनी पत्नी से बोलता है, एक बात बताओ, मेरी माँ ने अगर तुम्हें मायके जाने से मना किया है तो इसके पीछे उनका इंटेंशन बुरा तो नहीं है ना? उन्होंने तुम्हारी भलाई के लिए, हमारे होने वाले बच्चे के लिए ही तो ये सब किया है ना। लेकिन तब भी तुम ये सारी चीजें सोचने की बजाय मेरी माँ को ही उल्टा पुल्टा बोल देती हो कि वो तुम्हारी चिंता न करे। तुम्हें खाना खाना है या नहीं खाना है, दवाई खानी है या नहीं खानी है, वो तुम्हारी मर्जी है। हाँ, तो मैंने कोई भी चीज बिना बात में नहीं बोली है। हर बोले गए शब्दों के पीछे कोई ना कोई मतलब होता है, तो मुझे भी पता है कि मैंने क्या बोला है। अरे मेरी पहली राखी है, मैं अपनी राखी ना बनाऊं क्या? अरे जरूरी नहीं होता है कि बहन ही मायके जाए। तुम अपने भाई को यहाँ बुला लो, वो यहाँ आकर तुमसे राखी बंधवा लेगा। दूसरी बात ये कि चीजें समझने की कोशिश किया करो। मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी मानती है, वरना उन्हें क्या मतलब है तुमसे या तुम्हारे होने वाले बच्चे से? देखो, यहाँ पर पक्षपात करने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि तुम हमेशा अपनी माँ का ही साइड लगे रहते हो और अपनी माँ की बातों को अपने तक रखो, बेहतर होगा। और मैंने ये नहीं बोला कि मैं जाऊंगी अपनी माँ के घर। आप लोगों ने मना कर दिया है, ठीक है, लेकिन मैं खाना खाती हूँ या नहीं खाती हूँ, दवाई खाती हूँ या नहीं खाती हूँ, वो मेरी मर्जी होगी। निहारिका अपने जिद पर थी। निहारिका ने खाना और दवाई सब कुछ छोड़ रखा था। उसकी हालत देखकर सास निहारिका की माँ सुमन को फोन करके सारी बातें बताती है, जिसके बाद सुमन ममता से कहती है, मैं समझ रही हूँ बहन जी, दरअसल बात यह है कि निहारिका थोड़ी जिद्दी है। वे अपने भाई से बहुत प्यार करती है। अपने भाई के लिए वे मुझसे भी लड़ जाती है। आपको तो पता है ना, प्रेगनेंसी में औरत को कितना चिड़चिड़ापन होता है। शायद इस वजह से निहारिका इतनी ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है। वही बात है ना बहन जी, ओवर रिएक्ट करने से ही चीजें ठीक नहीं होती ना। और वैसे भी निहारिका बच्ची नहीं है, उसकी शादी हो चुकी है। कुछ महीने बाद अब वो भी माँ बन जाएगी। अब जिम्मेदारी और चीजों को नहीं समझेगी तो कब समझेगी? सास तो हमेशा बुरी ही होती है, चाहे वे बहू के बारे में कितना अच्छा सोच ले। कल को जो हो जाएगा तो सब हम पर ही उंगली उठाएंगे। अब सास कहाँ थी, वो कहाँ थे, सब हमको ही बोलेंगे। जो आपकी बेटी ने ये सब कर रही है वो कोई नहीं देखेगा। माफ करना बहन जी, जानती हूँ कि निहारिका गलत है, आप टेंशन मत लो, मैं उसे समझाने की कोशिश करती हूँ।
ऐसे ही रात को निहारिका की माँ उसे फोन करके समझाने लगती है। निहारिका अपनी माँ को भी 2-4 बातें सुना देती है, जिसके बाद सिचुएशन धीरे धीरे और ज्यादा बुरी हो जाती है। निहारिका के मन में सभी के लिए गुस्सा भर चुका था। वे अब खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। यह सब देखकर निहारिका की सास परेशान हो जाती है और वे निहारिका से वादा करते हुए कहती है, बहू दरवाजा खोल दे, मैं तेरी जिंदगी के आगे हार चुकी हूँ। तुझे मायके जाना है ना, वहाँ जाकर अपने भाई को राखी बांधनी है ना, तो यही सही, मैं वादा करती हूँ मैं खुद तुझे लेकर जाऊंगी। सास की बातें सुनने के बाद निहारिका खुश हो जाती है और दरवाजा खोल देती है। पक्का ले जाओगे ना माँ जी? कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बात से पलट जाओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुझे पक्का ही लेकर जाऊंगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब निहारिका खुशी खुशी रक्षाबंधन की तैयारियां करने में लग जाती है। सास भी अपनी बहू का साथ देती है। सास अपनी बहू के लिए कपड़े, जेवर, मिठाइयाँ, राखी सब कुछ लेकर आ जाती है। ऐसे ही रक्षाबंधन वाले दिन अर्जुन, निहारिका और ममता तीनों एक गाड़ी में बैठकर निहारिका के मायके जा रहे थे। निहारिका वहाँ जाकर हंसी खुशी अपने भाई को राखी बांधकर वापस आ रही थी। निहारिका का मायका काफी दूर था, जिस वजह से निहारिका को बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है और अचानक से उसको लेबर पेन उठने लगता है। यह सब देखकर अर्जुन और ममता दोनों घबरा जाते हैं। वे दोनों तुरंत उसे अस्पताल लेकर जाते हैं। निहारिका को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। माँ जी, अभी तो मेरा 8वां महीना है, फिर भी मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। आप बिल्कुल सही कह रही थी माँ जी, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। पता नहीं क्यों मेरे पेट में दर्द हो रहा है माँ जी, मुझे हॉस्पिटल ले चलो जल्दी प्लीज। चिंता मत कर बहू, सब ठीक होगा, मैं तुझे लेकर चल रही हूँ ना हॉस्पिटल। निहारिका को अस्पताल लेकर उसकी सास जाती है, जहाँ डॉक्टर निहारिका को एडमिट कर लेते हैं। धीरे धीरे निहारिका की सिचुएशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती जा रही थी। डॉक्टर निहारिका का सी सेक्शन करके डिलीवरी करा देते हैं, जहाँ निहारिका को एक सुंदर सी बेटी होती है। काजल की नई नई शादी हुई थी। शादी के बाद काजल की पहली रसोई थी। वे अपनी पहली रसोई को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जैसा कि इंडियन कल्चर के हिसाब से हर पहली रसोई में बहू कुछ मीठा बनाती है। काजल यही सब सोचकर किचन में जाती है और हलवा बनाने की तैयारी करती है। तभी वहाँ पर उसकी सास मेनका आती है और कहती है। सास की बात सुनकर काजल जोर से हंसने लगती है और कहती है, क्या माँ जी, आप भी चाइनीज खाती हो? मैं तो हमेशा चाइनीज खाना पसंद करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, शादी से पहले मेरी माँ मुझे बहुत रोका टोका करती थी। जब भी मैं चाइनीज खाती थी तो वह हमेशा मुझे 4 बातें सुना देती थी और यही ताना दिया करती थी, जितना खाना है खा ले बेटा, ससुराल में ये सब नसीब नहीं होने वाला तुझे। लेकिन देख ले बहू, होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। तुझे भी चाइनीज पसंद है और मुझे भी चाइनीज बहुत पसंद है। तो अभी एक काम कर, सबके लिए नूडल और मंचूरियन गार्लिक ब्रेड बना ले। जल्दी से भूख लग रही है। मेरे दिन की शुरुआत तो ये चाइनीज ही खाकर होती है। काजल तो ऐसे खुश हो रही थी जैसे ना जाने उसके हाथ में कौन सी खजाने की तिजोरी लग चुकी है। खुशी खुशी अपनी पहली रसोई में सारा चाइनीज आइटम वो बनाती है। थोड़ी देर बाद डाइनिंग टेबल पर सभी को खाना मिलता है। ये सब देखकर काजल का पति मयंक काजल से बोलता है, क्या बात है काजल, आज पहली रसोई में तुमने चाइनीज बना दिया? तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें मीठा बनाना सिखाया नहीं क्या? ऐसी बात नहीं है, मेरी मम्मी ने मुझे सब कुछ सिखाया है। मुझे चाइनीज भी आता है और इंडियन खाना भी बनाना आता है। लेकिन यहाँ पर मुझे पता चला कि माँ जी और मुझे दोनों को चाइनीज बहुत पसंद है, तो मैंने उनकी पसंद का ख्याल रखते हुए चाइनीज बना दिया। हे भगवान, ये कैसी मेरी फूटी किस्मत है। शादी के बाद सोचा था कि शायद बीवी ऐसी आएगी जो मुझे अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक हमारे यहाँ हमेशा मुझे चाइनीज खाना ही खिलाया है। ही अगले दिन मयंक ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। थोड़ी देर में काजल मयंक के लिए सूप बना कर लाती है। यह देखकर मयंक को गुस्सा आता है और मयंक कहता है, ये क्या, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे एक कप चाय चाहिए और तुम हो कि मेरे लिए सूप बना कर ला रही हो। देखो, अगर माँ को और तुम्हें चाइनीज खाना बहुत पसंद है तो खाओ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मेरे लिए ऐसा खाना बनाओ जो मैं खाना पसंद करता हूँ। अपनी चीजें मेरे ऊपर डालने की कोशिश मत करो। हाँ तो आप एक बात कान खोल कर सुन लो, इस घर में अलग अलग 2 प्रकार के खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। आपके लिए अलग बनाऊंगी, माँ जी के लिए अलग बनाओ और अपने लिए अलग बनाओ। मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, आपकी पत्नी हूँ। अगर मेरी पत्नी हो ना
तो एक पत्नी होने का क्या कर्तव्य होता है ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और मेहनत करके जब घर आता हूँ तो वहाँ पर मुझे एक वक्त का खाना ऐसा नहीं मिलता जो मैं पेट भरकर और खुशी खुशी खाऊं। दोनों पति पत्नी की सुबह सुबह लड़ाई हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद मयंक ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था और सुबह सुबह किसी को कॉल करके घर बुलाता है। दरअसल मयंक अपनी फ्रेंड मोनिका को सुबह सुबह अपने घर बुलाता है। मोनिका मयंक के लिए आलू के पराठे और चाय बनाकर लाती है और उसे देती है। मयंक खुशी खुशी आलू के पराठे खाता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है, थैंक यू सो मच मोनिका। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सालों बाद आज अच्छा नाश्ता किया है। तुम्हारे हाथ में तो जादू है जादू। अच्छा मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मेरे लिए भी लंच रख लिया ना तुमने? हाँ मयंक, अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए हमेशा खाना बना कर लाऊंगी जो तुम्हें अच्छा लगता है। बस एक आदमी को और क्या चाहिए। चलो हम दोनों साथ में ऑफिस चलते हैं। मयंक और मोनिका को काजल और उसकी माँ दोनों घूर घूर कर देख रही थी, लेकिन दोनों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे मयंक को रोक पाए। मयंक और मोनिका दोनों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। यह देखकर काजल को बहुत बुरा लगता है। देख रही हो माँ जी, अपने बेटे को शादीशुदा होने के बावजूद एक पराई औरत को घर पर लेकर आ रहा है और वे औरत उसके लिए आलू के पराठे और चाय बना कर ला रही है। अरे मैं मर गई हूँ क्या? मुझे बोला होता उन्होंने तो मैं उनके लिए बना देती ये सब। लेकिन किसी बाहर की औरत की क्या जरूरत थी? यह सिलसिला लगभग 2-3 दिन चलता रहा। काजल को बहुत गुस्सा आ रहा था और वह मयंक से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन मयंक मोनिका से शादी करके उसे अपने घर में ले आता है। ये देखकर काजल रोते हुए मयंक से बोलती है, ये सब क्या है मयंक? आखिर ऐसी कौन सी कमी कर दी थी मैंने जो तुम इस लड़की को मेरी सौतन बनाकर इस घर पे ले आए? देखो मेरी पत्नी बनने से पहले पत्नी होने का क्या फर्ज होता है, क्या कर्तव्य होता है, उसे जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया तो मैं क्या करता। तुम्हें तो बस चाइनीज खाना था और मैं तो मशीन हूँ। और अपनी माँ, इन दोनों की ख्वाहिश को पूरा करो और बदले में मुझे मेरे मन के हिसाब से खाना ना मिले तो क्या फायदा ऐसे रिश्ते का। तभी वहाँ पर काजल की माँ विमला आ जाती है। काजल अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिसके बाद विमला काजल से बोलती है, अरे मुझे तो नहीं लगता कि दामाद जी ने कोई गलती की है। दामाद जी आपने बिल्कुल सही किया है दूसरी शादी करके। अरे एक पत्नी का फर्ज होता है कि वे अपने पति को खुश रखे, समय से उसे खाना दे, समय से उसकी सेवा करे और समय से उसे प्यार करे। लेकिन आपको मेरी बेटी से ना प्यार मिल रहा था और ना ही वो आपको खुश कर रही थी, तो आपने दूसरी शादी करके सही फैसला लिया। मैं जानती हूँ मुझसे भूल हो गई है, एक बार मुझसे बात तो करते इस बारे में। मैं सिर्फ अपना और माँ जी का ही देख रही थी। मैं भूल गई थी कि मैं शादीशुदा हूँ। सास के साथ साथ मुझे पति को भी देखना है, लेकिन मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। बहुत स्वार्थी हो गई थी मैं। लेकिन माँ, मैं अब अपने सुहाग में बंटवारा नहीं चाहती हूँ, ये नहीं देख सकती हूँ। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि अब इनको मैं खाना बना कर दूंगी जो इनको खाना पसंद होगा। मेनका को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वे अपने बच्चों से माफी मांगते हुए कहती है, सबसे बड़ी गुनाहगार तो मैं हूँ काजल बच्ची। मैं तो तुझे समझा भी नहीं पाई, नादानी कर रही थी। लेकिन मुझे तुझे समझाना मेरा फर्ज था, लेकिन मैंने उसे समझना जरूरी नहीं समझा। बस मैं अपनी माँ और पत्नी दोनों को यही सबक सिखाना चाहता था। और आप लोगों को क्या लगता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है? ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी फ्रेंड को सब कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। इसने मेरा साथ दिया और हम दोनों ने मिलकर आप दोनों को सबक सिखाने के लिए ये प्लान किया। काजल और मेनका दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब काजल अपनी सास और अपने लिए चाइनीज खाना बनाती और अपने पति के लिए सिंपल दाल चावल रोटी सब्जी इस तरह का खाना बनाया करती।